पिछले 5 सालों में हमें कुछ नहीं मिला, 70 साल में भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला। यहाँ तो दूर दूर तक हमारा मुकाबला नहीं है। जो वादा करते हैं उसको निभाने की कोशिश करते हैं। आज हमारा तेलंगाना स्टेट का ग्रोथ 22% से ज़्यादा है। हर घर में पानी देने का हमने इंतज़ाम किया है। फेडरल फ्रंट का जो प्रपोजल है आज भी है और कल भी रहेगा और इसका एफर्ट चलता रहेगा। हमें तेलंगाना ही मुद्दा है, पहले मुद्दा है। हमारा पार्टी का पॉलिसी है वी नेवर बाय वोट्स, वी नेवर गिव लिकर। सिर्फ नारे लगाने से या भाषण देने से नहीं होने वाला। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोकसभा रिप्रेजेंटेशन। अगर पार्टी बोलती है आप एमपी लड़ो, एमपी लड़ेंगे, एमएलए लड़ो, एमएलए लड़ेंगे, मत लड़ो, घर पे बैठो, बैठेंगे। तो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं तेलंगाना की पहली महिला सांसद और निज़ामाबाद की सिटिंग एमपी और इस वक्त एक बार फिर मैदान में निज़ामाबाद लोकसभा सीट से के कविता जी। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमने देखा कि विधानसभा चुनावों में पिछली बार कितनी बड़ी जीत के साथ टीआरएस वापस आई है, क्या उसी को हम दोहराते हुए देख सकते हैं इस लोकसभा इलेक्शन में भी? बिल्कुल होगा, यही होगा। वोटर ने एक बार हमारे पक्ष में जो फैसला दिया है, मुझे लगता है वो बराबर इसको भी दोहराएंगे वापस, क्योंकि तब से और आज से कुछ माहौल ज़्यादा बदला नहीं है जी। दूसरी ये बात है कि जो नेशनल पार्टीज़ है उनसे ज़्यादा कुछ उम्मीद है नहीं तेलंगाना के लोगों को। पिछले 5 सालों में हमें कुछ नहीं मिला, 70 साल में भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो इस वजह से रीजनल पार्टीज़ के सपोर्ट में तेलंगाना की जनता है जी। तो आपको क्या लगता है इस बार मुकाबला किससे है, कांग्रेस से या बीजेपी से तेलंगाना में? दोनों भी। यहाँ तो दूर दूर तक हमारा मुकाबला नहीं है। मेरा पर्सनल नहीं बोल रही हूँ, पूरे 16 सीट्स जो हमारे टीआरएस पार्टी लड़ रही है और एक सीट जहाँ पे असद भाई है हमारे, तो ये 17 सीटों में भी दूर दूर तक कहीं ये नेशनल पार्टीज़ का कंपटीशन तो है नहीं। तो मुकाबला तो नाम के वास्ते है दोनों का भी, नॉट सीरियस जी। तो जिस तरह हम देखते हैं कि रीजनल पार्टीज जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में, तो आपको क्या लगता है कि अब की बार का जो लोकसभा इलेक्शन 2019 है वो अलायंसेस का होगा? बराबर होगा, क्योंकि होना भी चाहिए। जिस तरीके से, जिस जिम्मेदारी से हम निभाते हैं, जो वादा करते हैं उसको निभाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताते हैं कि अगर कुछ नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, लेकिन इस तरीके का एटीट्यूड, जवाबदारी जिसको बोलते हैं, वो है नहीं नेशनल पार्टीज़ में। लाइक मोदी जी ने पिछले बार कहा कि अगर मैं काला धन 100 डेज़ में वापस नहीं लाऊंगा तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। तो अगर इतना सीरियसली बोल के वादा करके जब आते हैं नेता और भूल जाते हैं, नहीं भूलने की बात तो ठीक है, फिर भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जनता को जब जवाब नहीं देते कि इस चीज़ों को हमने किया है तो इस वजह से ये काम नहीं हो पाया, तो ये जवाबदारी मिसिंग है नेशनल पार्टीज़ में। तो इसीलिए रीजनल पार्टीज़ का बढ़ता हुआ आपको इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। और आज के डेट में आप देखेंगे तो लगभग 40% की वोट बैंक इस देश में रीजनल पार्टीज़ के अंदर है। तो बराबर रीजनल पार्टीज़ का वॉइस होना चाहिए। दिल्ली के गवर्नमेंट में, दिल्ली का हुकूमत जो चलता है वहाँ से रीजनल पार्टीज़ को रोल होना चाहिए, तब जाके एक स्टेट सेंसिटिव बजट बनेगा, एक स्टेट सेंसिटिव अप्रोच रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्योंकि एंड ऑफ द डे इंडिया इज़ अ कंग्लोमरेशन एंड वी आर अ फेडरल सेटअप ऑफ स्टेट्स जी। तो स्टेट्स जब डेवलप होंगे तभी कंट्री डेवलप होगा। तो देखिए आज हमारा तेलंगाना स्टेट का ग्रोथ 22% से ज़्यादा है जी, लेकिन हमें कुछ स्पेशल इंसेंटिव नहीं मिलता है या तो स्पेशल इंकरेजमेंट नहीं मिलता है। तो जब परफॉर्मिंग स्टेट्स को आप इंकरेज नहीं करते हो तो कैसे परफॉर्मेंस और पड़ेगा? इंकरेजमेंट यानी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स और एनी स्पेशल स्कीम्स टू बी बॉट इनटू तेलंगाना, इट शुड बी डन। So whichever state can do best. So that is not the case today. The sensitivity is missing. बिल्कुल पॉलिटिकल लाइंस पे एक डिवीज़न है फेडरल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट्स पे। ये बहुत ख़राब एटीट्यूड है और ये देश को नुकसान ही पहुंचाएगा, इससे फ़ायदा नहीं मिलने वाला। I mean, हमारे केस में आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फ़र्क बीजेपी ने दिखाया है, क्योंकि पहले वो अलायंस में थे टीडीपी से, चंद्रबाबू नायडू से, तो दे गेव अ नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस टू वन ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स, पोलवरम प्रोजेक्ट, एंड दे आर फंडिंग 90% ऑफ दैट प्रोजेक्ट. And from the last 5 years, we've been demanding the central government that we also have a project called Kaleshwaram, and we need to get funds for it, and you should give us a national project status. तो इन्होंने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया हमारे डिमांड को. एटलीस्ट एग्जामिन तो करना चाहिए कितने डिमांड्स है, क्या है. और हमारा ये मानना है कि जो भी जितने भी वाटर प्रोजेक्ट्स है इस कंट्री में, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 to 100% फंड करना चाहिए. अदरवाइज़ क्या होगा, आने वाले समय में
वाटर डिस्प्यूट्स बढ़ने वाले हैं, ऐसा सभी कहते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है कोई नहीं बताता है। तो हमारे यहाँ तेलंगाना में हम जिस तरीके से सोल्यूशन निकाला है इस प्रॉब्लम को, अगर ये कल को देश भर में हो सकता है तो किसान का बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी, वाटर की आपने बात की, तो क्या पानी अभी एक भी समस्या है तेलंगाना में? क्योंकि अभी भी हमने रिपोर्ट्स देखी कि लोगों को 5 रुपये दे के 20 लीटर पानी लेना पड़ता है और प्राइवेट प्लेयर्स हैं इस पूरे फील्ड में। तेलंगाना ने एक बहुत ही इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी स्कीम हमने लेके आया, इसका नाम मिशन भगीरथ है, जिससे हर घर में पानी देने का हमने इंतज़ाम किया है। अब पानी पूरा हर एक गांव में मेजर ओवरहेड टैंक्स तक पहुंच गया। जो इंटरनल पाइपलाइन लेइंग है उसमें अभी है, तो फिलवक्त तो पानी हर गांव में अवेलेबल है, पर हालत और भी बदतर थी पहले। जी, बेटर है और इसको बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। जी, फेडरल फ्रंट की बात आपने की, तो जैसे विधानसभा चुनावों से पहले ये चर्चा हुई थी कि फेडरल फ्रंट को आगे आना चाहिए, तो क्या अब फिर से उस आइडिया को रिवाइवल के बारे में आप सोच रहे हैं? ये आइडिया को शेल्फ नहीं किया गया था कभी भी, हमने सबसे बात किया है, काफ़ी सारे पक्ष है जिनसे बात हुई है, पार्टीज़ है जिनसे बात हुई है, और थोड़े पार्टीज़ वेट एंड वॉच का अप्रोच में हैं, बिकॉज आफ्टर द रिज़ल्ट सभी के लॉयल्टीज़ बदल सकते हैं। और जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगी, अगर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक्सपेक्टेड लेवल्स पे परफॉर्म नहीं करती है, तो जितने भी पार्टी आज कांग्रेस के साथ जुड़ी है शायद वो नहीं रहेंगे उनके साथ, या भारतीय जनता पार्टी से जितने भी पार्टीज़ जुड़ी है वो शायद उनके साथ नहीं रहेंगे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज चंद्रबाबू नायडू जी को लगता है कि उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिलने वाला है, इसीलिए वो 3-4 पार्टीज़ को कंटिन्यूसली वो टच में है कांग्रेस पार्टी के ज़रिए। व्हाट इफ़ चंद्रबाबू नायडू हिमसेल्फ विल नॉट गेट द एक्सपेक्टेड सीट्स? जी, सो आफ्टर द रिजल्ट्स मैनी थिंग्स विल चेंज। तो ये सबको नज़र में रखना चाहिए हम सबको भी। तो फेडरल फ्रंट का जो प्रपोज़ल है आज भी है और कल भी रहेगा, और इसका एफर्ट चलता रहेगा, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म दिस कंट्री नीड्स स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, दिस कंट्री डजंट नीड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि हमारी फैब्रिक को सूट नहीं करता। देखिए, जो असम में भाषा बोली जाती है वो मैं नहीं समझ पाऊँगी, मैं तेलुगु बोलती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगी। हमें बीच में एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए। इफ़ देयर इज़ इंग्लिश इन बिटवीन, बोथ ऑफ अस कैन कम्युनिकेट। दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग इन आवर कंट्री। तो इतने ग्रुप्स को, इतने ज़्यादा कल्चर्स को, इतने सारी ग्रुपिंग्स को मैनेज करने के लिए एक सेंसिटिव अप्रोच है गवर्नमेंट का। देखिए, अगर हम यहाँ से चिल्लाते रहेंगे और हमारी समस्या के बारे में कोई पार्लियामेंट में बात भी ना करे तो हमें तो बुरा लगेगा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग मी। और हमने जिस तेलंगाना मूवमेंट में 15 साल हमने चिल्लाया, यहाँ पे जितना हो सके उतना मूवमेंट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा। Ultimately, after life threatening fast from our honorable leader, then only central government reacted. So इस ऐसी हालत है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी जो है, हमारी पार्लियामेंट जो है, वो रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। तो हर एक की आवाज़ सुन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन, माइनॉरिटी आई डोंट मीन टू से मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, जो बहुत कम लोग होते हैं, माइनॉरिटी सेक्शंस जो होते हैं, उनकी आवाज़ आप बोलिए कितना पहुंचता है पार्लियामेंट में। आज देखिए, बहुत सारे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं जिनका हालत ख़राब है, कौन है उनको रिप्रेजेंट करने वाला? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सेंसिटिविटी से जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट रीच आउट नहीं करती है हर एक सेक्शन को, तब तक तो देश नहीं बदलेगा। तो हमारा अप्रोच वो है, हमारा प्रपोज़ल वो है, इसको ज़रूर अच्छा रफ्तार मिलेगा, बट ओनली आफ्टर द रिजल्ट्स। जी, तो क्या आप मानती हैं कि देश का बड़ा हिस्सा जिसमें कि तेलंगाना भी शामिल है, वहाँ राहुल वर्सेस मोदी का ये जो चर्चा है, ये मायने नहीं रखती? लोगों की अलग अपेक्षाएं होती हैं अपने सांसद से, उनकी कई उम्मीदें होती हैं। क्या स्थानीय मुद्दे तेलंगाना में हावी हैं लोकसभा इलेक्शन 2019 में? देखिए, लोकसभा इलेक्शन हमारे लिए एक सेल्फ रेस्पेक्ट का इलेक्शन है, क्योंकि हमारी राज नया बना है, हम बहुत इसके लिए स्ट्रगल करके हमने अपना राज हासिल किया है, हमारी स्टेट। तो ये लोगों में लगाव है, और लोगों को अभी भी, तेलंगाना के अवाम को अभी भी लगता है कि हमारे तेलंगाना का रिप्रेजेंटेटिव्स तेलंगाना से ही हो और तेलंगाना पार्टी से हो। नेशनल पार्टीज़ के हमने देखे थे रिप्रेजेंटेटिव्स पहले, उनका एजेंडा उनका नेशनल लीडर्स के एजेंडे से मिलता है, तेलंगाना के लोगों के एजेंडे से नहीं मिलता है। तो अब क्या हुआ, एनडीए का गवर्नमेंट आया 2014 में, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग दे हैव टेकन अवे 7 of our blocks and they have merged it in Andhra with no permission of the parliament. They directly gave an ordinance
they gave away 7 mandals of our Telangana to Andhra. बीजेपी के एक एमपी थे, वो मंत्री भी थे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, तेलंगाना से ही थे वो. कांग्रेस के एक एमपी थे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला. अल्टीमेटली किसने लड़ाई की तेलंगाना के हक के बारे में पार्लियामेंट में? इट वॉज TRS पार्टी MPs. सो पीपल ऑफ तेलंगाना नो एंड अंडरस्टैंड दैट वी कैन truly represent our state's issues, we can fight for our state issues, we can try to maximize the benefits that we need to get from the central governments to our state. So today parliament election is all about self-respect. Parliament election is all about representing our state without any fear at the central level. Other parties, national parties, 1000 मुद्दों में उनको तेलंगाना एक मुद्दा है, हमारा ऐसा नहीं, हमें तेलंगाना ही मुद्दा है, पहले मुद्दा है. तो that will dominate the narrative in Telangana state. तेलुगु स्टेट की बात कर लेते हैं, आंध्रा भी है और तेलंगाना भी है. तो ये खबरें आ रही हैं कि KCR जगन रेड्डी से YSRCP से मेलजोल बढ़ा रहे हैं. तो आपको क्या लगता है, दोनों स्टेट मिलके नेशनल पॉलिटिक्स में सेंटर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा पाएंगे इसके ज़रिए? हमने फेडरल फ्रंट के ज़रिए उनको अप्रोच किया था, वो कोई छुपाने के वाली बात नहीं है, हमने अप्रोच किया था. अगर मौका मिलेगा, हम हमारी सीट्स जो निकल के आएंगे बाद में, तो बराबर साथ में काम करने का आशंका है. वैसे तो हम हमेशा चाहते हैं कि आंध्रा के लोग जो है वो अच्छे रहे, खुश रहे, आंध्रा स्टेट आगे बढ़े, डेवलप हो, ये हमारी तो इंटेंशन ही है. और चंद्रबाबू नायडू जी है जो हमेशा इसको पॉलिटिकल कलर देते हैं, जो भी कुछ हम बोलते हैं. बट अल्टीमेटली PPC KCR गारू एंड आर पार्टी तेलंगाना के लोगों के लिए काम करती है. और जो भी नेता एक सेक्शन ऑफ पीपल के लिए सिंसियरली काम करने वाला कोई भी नेता दूसरी सेक्शन की बुराई कभी नहीं चाहेगा. तो हम तेलंगाना के लोगों से जितने लगाव के साथ काम करते हैं, वी विल नेवर विश बैड फॉर एनीबडी एल्स, वी विल ओनली विश गुड फॉर एवरीबडी, बट वी विल नॉट सी आवर राइट्स टू बी टेकन अवे. दैट वी विल फाइट फॉर. आंध्रा से हमें कोई खास लगाव नहीं है. आंध्रा इज़ ऑल्सो जैसे एनी अदर स्टेट लाइक गुजरात. Tomorrow we've gone to Bengal, we spoke with Mamta ji. Similarly, we spoke with Jagan Reddy. So Andhra is no different from Bengal or Gujarat. We don't have any special interest in Andhra politics. We don't have any insecurities with Andhra Pradesh. आप ना NDA का हिस्सा है ना UPA का हिस्सा है, तो क्या किसी के साथ पोस्ट पोल अलायंस की उम्मीद है? नहीं, हम तो खुद चाहते हैं कि फेडरल फ्रंट का गवर्नमेंट बने, सारे रीजनल पार्टी से एकजुट आए और हम ही खुद गवर्नमेंट को चलाए. हम क्यों किसी नेशनल पार्टी के साथ अलायंस की सोचेंगे भी नहीं. और एक जो सवाल सबके जहन में है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी एक बार फिर से, कि क्या इस लोकसभा इलेक्शन के बाद अगर नतीजे फेवर में आते हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि KCR राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे? वाई नॉट, ये तो वतन के बेटे हैं. अगर काम करने का मौका मिलता है देश के लिए ज़रूर काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. मौका मिलता है या करने का ज़रूरत आता है तो डेफिनेटली करेंगे. ही इज़ अ लीडर ऑफ विजन. ही इज़ एबल टू विजुअलाइज हिज स्टेट्स फ्यूचर, ही इज़ एबल टू विजुअलाइज हिज कंट्रीज फ्यूचर. इफ़ ही गेट्स अ चांस, वाई नॉट, ही विल डेफिनेटली वर्क. पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन की ओर से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिनमें कहा गया था कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की ऐसी हैं जो कि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव हैं. उनमें एक राज्य तेलंगाना भी है जिसकी 17 की 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में कहा गया कि वो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव है, यानी कि वहाँ धन बल का इस्तेमाल करके वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है, ये संभावना है. तो आप इस पर क्या कहती हैं? हम कुछ नहीं कहेंगे. आप हमारे काउंटर के जहाँ पे राजनीति होती है अलग अलग राज्यों में, आप खुद जाके देख ले, बस इतना ही कहूँगी. क्योंकि तेलंगाना के लोगों का जो मिजाज है वो कोई ढंग से पहचान नहीं पाता है. हमारे वोटर कभी भी पैसे लेके वोट नहीं बदलते. हम एक मूवमेंट से जुड़ने वाली जनता है और नेता भी है. तो मूवमेंट में जिस तरीके से हमने काम किया है, डेवलपमेंट में भी उसी तरह का काम है, और इलेक्शन आया तो भी हम उसी तरह से काम करते हैं. आई ट्राई टू टच एवरी ब्लॉक. ओके, व्हेन यू लुक एट BJP कैंडिडेट और कांग्रेस कैंडिडेट, बस उनका शहरों में चलता है. तो हमारा लगाव है लोगों से इतना, हम इंटीरियर्स तक चले जाते हैं कैंपेन में. बट दैट डजेंट मीन वी गिव मनी और वी डिस्ट्रीब्यूट मनी, वी डिस्ट्रीब्यूट लिकर. हमारा पार्टी का पॉलिसी है, वी नेवर बाय वोट्स, वी नेवर गिव लिकर. दैट इज़ आवर पॉलिसी एंड नॉट नाउ, बिकॉज इफ यू लुक एट आवर हिस्ट्री, वी हैव फेस्ड टफ लीडर्स लाइक YSR, Chandrababu Naidu. Despite their 100 luring tactics to the voters, we've always won elections.
आज तो हम सरकार में इसीलिए यू आर सेइंग कि धन प्रवाह हो सकता है, लेकिन हम मूवमेंट में थे तब भी लगातार जीतते आ रहे थे। तो यू नो इट इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। हुएवर हैज़ डन द असेसमेंट, आई डोंट थिंक इट इज़ डन राइटली, दैट मच आई कैन से। जी, इलेक्शन में करीब करीब आधी आबादी के आधे वोट होते हैं और तेलंगाना में करीब करीब यही स्थिति होगी। तो महिलाओं का जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भारत में जो है वो 27% है, बहुत कम है। और अभी एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये भी कहा गया कि अगर सेम काम के लिए महिलाओं को 34% कम वेजेस मिलते हैं पुरुषों के मुकाबले। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप चुनकर जाती हैं यहाँ से संसद तक, तो महिलाओं की स्थिति को और बेहतर करने के लिए, वर्क फोर्स में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? मैम, ये तो इंटरनेशनल लेवल का भी प्रॉब्लम है कि हर जगह पे पैरिटी नहीं है। सेम काम औरत भी करती है, मर्द भी करता है, मर्द को ज़्यादा पैसा मिलता है। स्टार्टिंग फ्रॉम लेबर टू फिल्म एक्टर अलग ही फंडा है, यहाँ का नहीं है, पूरे दुनिया भर में है। तो इसके लिए ज़रूर हमें आवाज़ उठाना चाहिए एंड आई विल सर्टेनली रेज माई वॉइस फॉर दैट। 1 2 जेंडर इनइक्वालिटी में कल्चरल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, यानी कल्चरल ट्रेडिशनल इश्यूज़ को दिखाते हुए महिलाओं को दबाने का बहुत कोशिश होता है, दुनिया भर में होता है, सिर्फ इंडिया में नहीं। तो हमें इसको कैसे काउंटर करना चाहिए? सिर्फ नारे लगाने से या भाषण देने से नहीं होने वाला है। इसको सही तरीके से अगर हमें करेक्ट करना है तो वुमेन को फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहिए। वो काम हम आज तेलंगाना में कर रहे हैं। हमें हर एक तरीके से वुमेन को फाइनेंशियली एम्पावर करने का काम तेलंगाना में चल रहा है एंड दैट इज़ ट्रू वर्क। Okay, to just speak in couple of conferences is not true work. It is important, but it is not the only thing that is to be done. So on the ground, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एग्रीकल्चर मार्केट कमिटीज़ है, ये हेविली मेन डोमिनेटेड होते हैं, लेकिन हमने उसमें 35% we have reserved for women of every caste and community. So today, agriculture markets in Telangana, 35% of them are controlled by ST women, SC women, BC women, other women. So this way we are trying to empower our women from the grassroots. See, I am not talking about Lok Sabha representation. I am also talking about grassroots representation. Now Lok Sabha assembly, how do we get more women into it? How do we empower them? Without a law, it is not going to happen. Without a law, it will never happen. In these 29 countries, 29 states that we have in India, only 2 people have given 33% रिजर्वेशन वॉलंटरीली। कौन दिए? जयललिता मैडम दिए, ममता बनर्जी दिए, क्योंकि वो दोनों वुमेन हैं। अभी नवीन पटनायक जी आके ही इज़ ऑल्सो स्टार्टेड दिस ट्रेंड, बट आफ्टर जयललिता पास्ड अवे, आई डोंट थिंक इफ तमिलनाडु, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो द डेटा, आई डोंट थिंक तमिलनाडु गेव द सेम काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन। तो अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ लॉ, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, women getting more and more financial help from the institutions will not happen unless we have a committed leadership to do it. So we are doing that here. It should be done at the country level also, but unfortunately it is not being done. As you said, you and I, all of us should raise our voice, keep fighting for it, and I will certainly be a part of it. जी, तेलंगाना में आपकी सरकार ने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम शुरू की, चाहे रायते मंथू की बात करें, चाहे फिशरमैन के लिए हो, चाहे शेफर्ड्स की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए हो। आपको क्या लगता है उन वेलफेयर स्कीम्स की वजह से ही आपको लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला? डेफिनेटली जो वेलफेयर गवर्नमेंट से इतने दिन दूर रहा, सरकार के तरह से जिसको एक भी रुपया नहीं मिला, आज उन सारे सेक्शंस को गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ हेल्प मिल रहा है। एंड आई एम यूजिंग द वर्ड हेल्प डेलिबरेटली because these sections are in the need of help. Earlier, when money was distributed among the poor people by the governments, unfortunately journalist friends call it election tactics. But after 5 years of welfare in my state, we have seen lives changing. We have seen true economic empowerment happening at the village level. So I believe welfare should be the first priority of this country, because we have more than 50% of poor people, more than 50%. We should take care of them. It is our obligation, social obligation as a government. So there is nothing to shy about. Yes, if you truly take care of your people, that will be reflected positively in your election. We have experienced it. Second time we have come back to power, majorly because of the welfare schemes. जी, 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में आप भारी बहुमत से जीती थी निज़ामाबाद सीट से। क्या अब की बार भी उसी लैंडस्लाइड विक्ट्री की उम्मीद है आपको? मैं तो बोलती हूँ
ज़रूर मेरे लोग मुझे चुनेंगे। अब मेजॉरिटी तो उनके हाथ में है, जितना देना चाहेंगे वो देंगे, अलग बात है। बट अलग अलग कैंडिडेट्स को आप यहाँ से कंपेयर करके देखोगे तो जितना काम टीआरएस पार्टी ने किया, टीआरएस पार्टी के एमपी होने के नाते जितना काम मैं कर पाई हूँ, दूसरे एमपीस ने तो कभी नहीं किया है। तो उनके मुकाबले ज़रूर हमारे लोग तो मुझे जिताएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जी, और अगर जो राष्ट्रीय समीकरण बनते हैं चुनावों के नतीजे आने के बाद, और अगर वो टीआरएस के फेवर में होते हैं, तो क्या आम के कविता को सेंटर में मंत्री के पद पर देखेंगे? क्या आप मंत्री बनेंगी? देखिए, मैं हमेशा वही बोलती हूँ आपको, जो हमारी पार्टी है, जो हमारी पार्टी का वर्क स्टाइल है, जो डिसिप्लिन है हमारी पार्टी में, बिकॉज वी आर फ्रॉम अ मूवमेंट बैकग्राउंड, ये अलग होता है। हमारे पार्टी में किसी का पर्सनल एजेंडा नहीं होता है कभी। पार्टी जो डिसाइड करती है वो करते हैं। अगर पार्टी बोलती है आप एमपी लड़ो, एमपी लड़ेंगे, एमएलए लड़ो, एमएलए लड़ेंगे, मत लड़ो, घर पे बैठो, बैठेंगे, पार्टी का काम करो, करेंगे। तो उस तरीके से होता है। हमारा वेरी सिस्टमैटिक पार्टी है। तो अगर कल को जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल होते हैं या ऐसा कुछ होता है तो डिफरेंट स्टोरी। व्हाट एवर पार्टी सेज वी विल सर्टेनली डू इट। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि कविता जी से, जिसको दिल्ली की मीडिया में कहा जाता है कि लीडर टू वॉच, शी इज़ अ फायर ब्रांड लीडर, यंग, एनर्जेटिक एंड डायनामिक। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।